स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप सभी को राज्यसभा टीवी की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त ये अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस के मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिली 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की 2-2 हजार रुपए की किस्त। किसानों से किया सीधा संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गिनाए नए कृषि कानूनों के फायदे। कहा, किसानों को गुमराह करने के लिए कोरा झूठ बोल रहा है विपक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमएसपी जारी रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, कोरोना महामारी ने देश की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने का दिया सबक। कोविड वैक्सीन तैयार करने में जुटे वैज्ञानिकों के प्रयासों को सराहा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विमोचन। और देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल में हुए सुधारों ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। उनकी सरकार ने कृषि लागत कम करने और इसके साथ ही आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश के किसानों को उपज की सही कीमत मिले। इसके लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके किसानों को एमएसपी से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। बदलते समय के साथ अपनी अप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की ओर से जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला, कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्षी दलों के रुख को लेकर किसानों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वे कृषि सुधार को लेकर अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पार्टियों ने अपने शासनकाल के दौरान किसानों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर राजनीति करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा नहीं उठा सके क्योंकि राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियां नए कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे,
इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से सवाल करते हुए कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जबकि केरल में कोई एपीएमसी और मंडी नहीं है, बावजूद इसके वहां इसे लेकर कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा। वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों अनेक राज्यों असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें लोगों और किसानों ने गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कोई किसानों से जमीन नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने विपक्ष पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। दिल्ली किशनगढ़ गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर किसान संगठन ये सोचते हैं कि नए कृषि कानूनों का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर चर्चा करने और खुले मन से विचार करने को तैयार है। गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में आज शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मोदी जी ने इतने कम समय में 21,000 करोड़ में बढ़ोतरी करते 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 1,34,400 करोड़ रुपया तक पहुंचा है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज उन्हें देश भर में याद किया गया। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहली बार जो है बीजेपी जब सत्ता में आई थी 13 दिन के लिए आई थी 1996 में, और उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत अनेक गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अटल स्मारक पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भजन प्रस्तुति दी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा देशवासियों के लिए हमेशा
प्रेरणा का स्रोत रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के फलक पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने अनोखे व्यक्तित्व के जरिए न केवल लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए 90 के दशक में बीजेपी को स्थापित करने में अहम भूमिका भी निभाई। यही वजह रही कि 2014 में सत्ता की बागडोर संभालते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए नए भारत के निर्माण में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन कवलजीत के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रभावी राजनेता होने के साथ ही साथ एक कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। उनकी याद में आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित एक किताब का विमोचन भी हुआ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर शुक्रवार को संसद भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन भी किया। पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम। इस किताब में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। उनकी जो वाणी थी, जो उनके शब्द थे, वो उनके मन और वचन से वो दोनों एक ही थे। तो ऐसे महापुरुष का होना हमारे लिए निश्चित रूप से राजनीति में एक आदर्श है और निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में प्रेरणा करते रहेंगे। इस किताब का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है। पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों को शामिल किया गया है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी इस किताब में शामिल की गई हैं। कार्यक्रम में कई सांसद और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व काल में राजनीति के एक नए कालखंड की शुरुआत हुई थी। शासन और प्रशासन में मानव केंद्रित विकास इसके मूल में था। आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हैं, लेकिन शासन, प्रशासन और राजनीति में कई मामलों में उनकी छाप देखी जा सकती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल और राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए अनेक संदेश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री की याद में कई संदेश जारी किए। उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी भूख मुक्त, भय मुक्त और साक्षर भारत का सपना देखते थे। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेशों में पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट संदेश में लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विचारधारा, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के मौके पर विदेश मंत्रालय ने आज अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर की घोषणा की। ये लेक्चर इस दिन हर साल आयोजित किया जाएगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस श्रृंखला के पहले आयोजन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश नीति के कई मामलों में युगांतकारी काम किया था। Looking back at Atalji's life and legacy, there is no question that he was the transformational leader when it came to Indian foreign policy. He had an intuitive understanding that the post-Cold War world required India to drastically rework its relationships and interests. This vision led to a new beginning with the United States that has since been developed by successive governments on both sides. It required us as a nation to overcome difficult moments and continuing concerns. Only someone with Atalji's enormous self-assurance could, in the early days, have visualized how natural this partnership would become. अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर की मुख्य वक्ता निशा देसाई बिस्वाल थी, जो भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कई मतभेदों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के असली महत्व को समझा था। Prime Minister Vajpayee understood that there was a special quality to the US-India partnership that defied labels. Ours has never been a transactional relationship, but one that is rooted in our democratic values, our commitment to society, to a society that benefits not just the strong and mighty, but also supports the weak and progresses the poor. भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की भी आज जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय को भी आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं ने मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई अन्य सांसदों और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की याद में ट्विटर पर भी कई संदेश साझा किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, विख्यात शिक्षाविद और स्वाधीनता आंदोलन के नायक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनके कृतित्व, उनकी विद्वता को नमन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय की अहम भूमिका के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के युवाओं को शिक्षित कर उनमें राष्ट्र गौरव और स्वावलंबन की अलख जगाने वाले भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की है। वर्चुअल माध्यम से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। उन्होंने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने का आह्वान किया, ताकि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। We should also aim to first achieve self-reliance in critical sectors like electronics and defense. With the third largest startup ecosystem in the world, nearly 10,000 technology-led startups, India has great potential to become Atmanirbhar in many sectors. We must encourage them. We must recognize them. We must motivate them. We must also recognize that fourth industrial revolution is underway, and we cannot afford to miss this opportunity this time.
We must quickly capitalize on our demographic dividend, skill our youth, and ride this revolution to make our unique mark in the world of science. उपराष्ट्रपति ने विज्ञान को मानव के विकास प्रक्रिया की लाइफलाइन बताया। उपराष्ट्रपति ने विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने और कम उम्र से वैज्ञानिक सोच को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को जवाब देने के लिए जोर देने की बजाय उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। There is a need to inculcate scientific temper at a young age. Children have an inherent curiosity. How we channelize that curiosity is very important. If we encourage them to ask questions and think critically, they become confident, self-assured, and fearless for the rest of their lives. A confident generation means a confident nation. On the other hand, if you discourage them from asking questions and curtail their imagination, they'll forever be dependent on other solutions and remain unsure of themselves. That's why I suggest this to parents and educators. Don't push children to give answers. Instead, nudge them to ask questions. स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्ण एला और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान कोविड के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन पर चर्चा की गई और स्वदेशी वैक्सीन की स्थिति, भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना पर भी विस्तार से बातचीत हुई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है और आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2,81,000 के करीब पहुंच चुकी है। देश में अब कुल संक्रमित मामलों की तुलना में मौजूदा संक्रमित मामले घटकर 2.80% रह गए हैं, जो कि स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में 34 गुना से भी कम है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। रोजाना स्वस्थ होने की बढ़ती दर और नए संक्रमित मामलों के गिरते ग्राफ से मरीजों की संख्या 2,81,000 के करीब आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.77% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 97,17,000 से अधिक हो गई है। देश भर में 23,068 नए केस सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,46,000 से ज्यादा हो गई है। बीते एक दिन में 24,661 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 2,81,000 हो गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 2.78% रह गए हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो बाकी दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 336 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,47,092 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में गुरुवार को 9,97,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 16,63,05,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिसमस से जुड़ी हुई खबरों की। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में स्थित चर्च में कैरोल की गूंज है, तो बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा जोश है। ईसाई समुदाय के साथ दूसरे धर्मों के लोग भी क्रिसमस के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट के मद्देनजर इस बार काफी सावधानी और तमाम सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।
कोलकाता, दिल्ली, गोवा समेत कई राज्यों में क्रिसमस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और वहीं दुनिया के कई देशों में भी क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म स्थल बेथलेहम में ईसाई धर्म के लोगों ने प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु को याद किया। इटली के वेटिकन में भी विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। रूस में भी क्रिसमस के मौके पर खास तैयारियां की गई। और एक बार फिर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।